नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने ज्वर चिकित्सा का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लिया था। इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं विषम ज्वर के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, विषम ज्वर में जो डेफिनेशन आई है, सबसे पहले जो परिभाषा आई है उसको सिद्धांत निदान ने दिया है। जो जो परिभाषा लिखी है सिद्धांत निदान ने लिखी है, जो कि लिखी गई है गणनाथ सेन के द्वारा। तो वो परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो वो है, जो ज्वर कभी शीतपूर्वक कभी दाहपूर्वक शरीर में उत्पन्न हो, जिसकी उत्पत्ति होना, बढ़ना या स्थिर रहने का समय निश्चित ना हो तथा वेग भी विषम हो, उसे विषम ज्वर कहेंगे। मतलब कि कभी ठंडी लग के बुखार आ रहा है, कभी गर्मी लग रही है बुखार में, कभी कभी बुखार बढ़ रहा है, कभी उतना ही रह रहा है, कभी उसके वेग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कभी बहुत कम वेग आ रहे हैं। तो ऐसा जो ऐसा टाइप का जो ज्वर होगा, मतलब कि कोई निश्चित समय नहीं है उसका, कोई निश्चित काल नहीं है, कोई उसका निश्चित वेग नहीं है कि ऐसे वेग से ही आ रहा है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो शीतपूर्वक आएगा या फिर उसमें गर्मी लगेगी, क्या होगा कुछ भी उसका बता नहीं सकते। उसको जो ज्वर है उसको अपन विषम ज्वर कहेंगे। तो विषम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका अपन कुछ भी रेगुलर नहीं है, सब कुछ इर्रेगुलर है। मतलब कि या तो वो बढ़ेगा या कम होगा या उतना ही रहेगा, ये भी नहीं पता अपन को ना। वो ठंडी लग के बुखार आएगा या गर्मी पैदा करेगा, ऐसा भी नहीं बता सकते। तो कुछ भी निश्चित नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, विषम ज्वर कहेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग आचार्यों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो अपन ने ये जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी, ये गणनाथ सेन ने दी थी, जो कि सिद्धांत निदान में लिखी गई है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, दूसरी डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वो वाग्भट जी ने दी है। तो परिभाषा में क्या लिखा है, विषमो विषम आरंभ क्रिया काल ले, विषमो विषम आरंभो क्रिया कालो अनुसंघवान। मतलब कि जिस ज्वर का आरंभ, क्रिया और काल विषम हो, उसको क्या कहेंगे, विषम ज्वर कहेंगे। आरंभ मतलब स्टार्टिंग मतलब वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि वो कब आ रहा है, सुबह टाइम आ रहा है, शाम टाइम आ रहा है, कब आ रहा है, वो कभी भी आ सकता है। तो उसका जो आरंभ है वो निश्चित नहीं है, वो कभी सुबह आ जा रहा है, कभी शाम में आ जा रहा है, कभी रात में आ जा रहा है, उसका आरंभ निश्चित नहीं है। वो क्रिया मतलब वो कैसे क्रिया कर रहा है, वो शीतपूर्वक आ रहा है या उष्णता से पूर्वक आ रहा है या दाहपूर्वक आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो क्या क्रिया कर रहा है, अपने शरीर में क्या क्रिया कर रहा है, उसकी क्रिया भी निश्चित नहीं है। काल भी निश्चित नहीं है। काल मतलब कब आएगा, वो सुबह आएगा, शाम में आएगा, कब आएगा, वो काल भी निश्चित नहीं है। आरंभ मतलब कैसे आ रहा है, वो शीतपूर्वक आ रहा है या कैसे आ रहा है, वो भी निश्चित नहीं है। ना क्रिया निश्चित है ना काल निश्चित है। तो वाग्भट जी ने ये डेफिनेशन बताई है, विषमो विषम आरंभ। ये आपको टर्म याद रखना है, विषमो विषम आरंभ। जो फर्स्ट टर्म है ये किसने दिया है, वाग्भट जी ने दिया है। ठीक है। इसके बाद सुश्रुत जी ने जो बताया है, ये क्या बताया, विषम ज्वर में आगंतुक कारण का संबंध होता है। तो आपने जैसे कि देखा होगा, जो सर्जरी वगैरह करते हैं, जब सेप्टिसीमिया वगैरह हो जाता है तो वो फीवर कॉज कर देता है। सेप्टिसीमिया मतलब जब सर्जरी वगैरह हो रही है, जब रोगी को सेप्टिसीमिया हो गया तो उसको फीवर आ जाता है। तो ये आगंतुक कारण ही है, मतलब कि शरीर के अंदर के दोषों के कारण नहीं हो रहा है, ये बाहरी कुछ कारण के कारण आगंतुक मतलब हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, जो इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी के समय जो यूज़ कर रहे थे अपन, उसमें बैक्टीरिया वायरस थे, वो इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण ज्वर आ गया। तो वो आगंतुक मतलब बाहरी कारणों के कारण विषम ज्वर की संप्राप्ति बताई है। तो इसमें क्या लिखा है सुश्रुत जी ने, आगंतुर अनुबंधो ही प्रायशो विषम ज्वरे। तो विषम ज्वर में आगंतुज कारण का संबंध रहता है। आगंतुज मतलब बाहरी निदान का संबंध रहता है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सुश्रुत जी जो है उनने विषम ज्वर के 6 काल बताए।
तो 6 काल अपन ने इसके पहले तो पढ़ा था कि जो विषम ज्वर है वो कभी भी आ सकता है, तो सुश्रुत जी इसके 6 काल क्यों बता रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके 6 काल आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे इनने ऐसे 6 काल क्यों बताए। तो देखो क्या है, पूर्वाह मतलब क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, पूर्वा मतलब मॉर्निंग टाइम हो जाएगा। मध्याह, मध्या मतलब कौन सा समय हो जाएगा, एक हो गया पूर्वा। मध्या मतलब आफ्टरनून हो जाएगा। अपरा मतलब इवनिंग का टाइम हो जाएगा। प्रदोष, अपरा मतलब क्या हो जाएगा, इवनिंग का टाइम हो जाएगा। प्रदोष इसके इवनिंग के बाद जब दिया वगैरह लगाते हैं तब का टाइम हो जाएगा, ठीक है, जब अपन लाइट वगैरह जला लेते हैं तब का टाइम हो जाएगा। अर्धरात्रि मतलब मिडनाइट का समय आ जाएगा, मतलब कि मिडल ऑफ नाइट, ठीक है। और प्रत्यूष मतलब कि अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज की किरण निकल निकल रही हो उसके जस्ट थोड़ा पहले का समय, तो ये प्रत्यूष काल हो जाएगा। तो देखो पूर्वा आ गया, मध्य आ गया, अपरांत आ गया, ठीक है, प्रदोष आ गया, अर्धरात्रि आ गया, प्रत्यूष आ गया। तो देखो इनने दिन का तो सारा ही समय आ गया लगभग। तो ये जो है सुश्रुत जी ने ये 6 काल बताए, लेकिन ये पूरे दिन को ही कवर कर ले रहे हैं। तो एक टाइप से ये ऐसा बताना चाहते हैं कि पूरे समय कभी भी हो सकता है, पूरे दिन में कभी भी हो सकता है। तो जो है ये भी विषमता की और ही इंडिकेशन दे रहे हैं। बस इनने जो है ये विषम ज्वर के 6 काल बता दिए, जो सुश्रुत संहिता है इनमें विषम ज्वर के 6 काल बताए हैं। तो ये आपको याद रखना है, विषम ज्वर के 6 काल कहाँ बताए हैं, सुश्रुत संहिता में। और वो क्या क्या है, पूर्वा, मध्या, अपरांत, प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्यूष, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। इसमें क्या है, विषम ज्वर की संप्राप्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट संप्राप्ति है जो कि अपन ने माधव निदान में पढ़ी थी। वो क्या है, दोषो अल्पहितम संभूते ज्वरा सृष्टम वा पुनः धातु मन यतम प्राप्यम करोति विषम ज्वरम। तो देखो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें लिखा क्या है। तो जैसे कि किसी को फीवर हुआ और फीवर धीरे धीरे करके कम हो गया, मतलब कि दोष उस पर कम हो गए। दोषो अल्पहितम मतलब कि फीवर के सिम्टम्स कम हो गए, दोष कम हो गए, ठीक है। यहाँ पर से फीवर कम हो चुका है। अब क्या किया, वो जो रोगी था उसने विषम भोजन किया, उसने बहुत मिथ्या आहार विहार किया, मतलब कि उसको लगा कि भाई अब तो मैं ठीक ही हो गया हूँ, तो उसने दोष जैसे जैसे कम हुए उसने विषम भोजन करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो ज्वर आएगा, अब जो ज्वर आएगा वो ज्वरा सृष्टम वा पुनः, अब जो ज्वर आएगा वो अभी पहले रस धातु से उसने अग्नि का अग्नि संभूत होकर पूरे शरीर में गई थी। अब रस धातु को छोड़ के बाकी धातुओं के साथ संसर्ग, जो अग्नि है वो संसर्ग होके पूरे शरीर में बहेगी। तो अब क्या होगा, दोषो अल्पहितम संभूते, मतलब जैसे जैसे दोष कम हुए थे उसने विषम भोजन का सेवन किया। दोष अल्पहितम संभूते, अल्पहितम संभूतो ज्वरा षष्टम वापुना, फिर से ज्वर की उत्पत्ति होगी। और इस बार जो ज्वर होगा वो रस धातु के कारण नहीं होगा, रस के अलावा जो धातु है, रस के अलावा रक्त, मांस, मेद, इन सब के साथ वो संसर्ग करके अग्नि का नाश करेगा और पूरे शरीर में ज्वर की उत्पत्ति होगी। तो यही है इसकी संप्राप्ति में, दोषो अल्पहितम संभूतो ज्वर षष्टम वापुना धातु मन्य तम प्राप्यम करोति विषम ज्वरम, ठीक है। तो ये अपन ने तो समझ लिया। इसके बाद क्या है, विषम ज्वर की क्या प्रकृति होती है। विषम ज्वर की जो प्रकृति है वो विजय रक्षित ने बताई है, जो कि माधव निदान पे टीका लिखी है इनने, विजय रक्षित जी ने। तो इसमें क्या है, विषम ज्वर में मुक्तानुबंधित्वम विषम ज्वरम, मतलब कि विषम ज्वर बिना अनुबंध के आता है। अनुबंध मतलब क्या हो जाएगा, अनुबंध मतलब कि किसी को अपन ने बांध लिया। मान लो आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो है 7 से 8, ठीक है। अगर आपकी क्लास का टाइमिंग है 7 से 8, तो ये अनुबंधित हो गए, आप अनुबंधित हो गए कि आपको 7 से 8 क्लास करना है करके, अनुबंधित हो गए कि आपको 7 से 8 क्लास करना है। लेकिन
जो विषम ज्वर होता है ये बिना किसी अनुबंध के आता है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये 7 से 8 बजे तक ही आएगा, तो ये कभी भी आ सकता है, ये बिना अनुबंध के आता है, ठीक है। तो ये 7 से 8 भी आ सकता है, उसके पहले भी आ सकता है, उसके बाद में भी आ सकता है, तो ये कभी भी आ सकता है, इसका कोई अनुबंध नहीं है, इसलिए लिखा है मुक्त अनुबंधत्वम विषम ज्वरम, कोई इसका अनुबंध नहीं है, ये अनुबंध से मुक्त है। ऐसी डेफिनेशन विजय रक्षित जी ने बताई है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, मुक्त अनुबंधत्वम विषम ज्वरम, ये विजय रक्षित जी की डेफिनेशन है और ये विषम ज्वर के लिए आई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये जो चार्ट है, जो ये पूरा जो लेक्चर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर, ये जो पूरे लेक्चर की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सार है वो यहीं पे है। तो जो चरक जी है, जो मेनली जो अपन मत पढ़ रहे हैं वो चरक जी का पढ़ रहे हैं, और चरक में तो विषम ज्वर 5 बताए हैं, तो वो कौन कौन से 5 विषम ज्वर है, इनको अपन को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है दोस्तों। तो एक आपको फंडा बता देता हूँ, तो सबसे पहले अपन फंडा याद कर लेते हैं, उसके बाद अपन ये पूरा चार्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, चरक जी ने मांस खा गए, चरक जी मांस खा गए, मतलब कि मांस इसमें खा गए, मतलब चरक यहाँ पर मांस खा चुके हैं, ऐसा बस आपको याद रख लेना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये मैंने आपको क्यों याद करा, चरक जी मांस खा गए हैं, यहाँ पर चरक मांस खा गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं ज्वर में सबसे पहले आता है संतत। संतत मतलब क्या है, संतत जो ज्वर होता है उसमें दोष का अधिष्ठान क्या होता है, उसमें धातु कौन सी है, चरक जी में कौन सी मानी है, सुश्रु जी ने कौन सी मानी है, वाग्भट जी ने कौन सी मानी है, उसका काल क्या है, वो कितने समय तक आएगा, कितने दिन तक आएगा, ये अपन को देखना है, ठीक है दोस्तों। तो जो संतत ज्वर है वो इसका दोष अधिष्ठान है, मतलब कि कहाँ पर अधिष्ठित होगा, ये सर्व शरीर में, पूरे शरीर में आएगा। संतत ज्वर जो है वो पूरे शरीर में, ठीक है, आएगा। धातु कौन सी है, जो फर्स्ट वाला जो है जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो धातु है ये यहाँ पर चरक जी का जो मत है वो लिखा है मैंने, रस रक्त मांस, ये जो लिखा है ये चरक जी का मत है, तो ठीक है। जो संतत जो है ये सर्व शरीर, पूरे शरीर में आएगा, रस धातु का अनुसरण करके, रस धातु यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, सुश्रुत जी में भी रस धातु मानी है और वाग्भट जी ने भी रस धातु मानी है, ठीक है दोस्तों। सुश्रुत जी ने भी रस धातु मानी है और वाग्भट जी ने भी रस धातु मानी है। इसके बाद क्या है, जो काल है इसका, तो देखो इसका काल 7, 10 या 12 दिन तक लगातार, 7, 10 या 12 दिन तक लगातार आएगा ये, ठीक है। या तो 7 दिन तक आएगा, या 10 दिन तक, या फिर 12 दिन तक लगातार। 7 दिन तक के कैसे आ सकता है, मतलब कि देखो आपकी जो धातु है वो कितनी है, 7, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो सबसे पहले दिन रस में चले गया, फिर रक्त में, मांस मेद अस्थि, सबसे पहले धातु का पाक हो गया। धातु पाक कितने हो सकते हैं, 7, क्योंकि 7 ही धातु है, तो जब वो धातु का पाक करेगा तो उसको 7 दिन लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। धातु का जैसे उसने पाक कर दिया तब 7 दिन लग जाएंगे। उसके बाद वो दोष का पाक कर देगा, तो वात पित्त कफ, वात पित्त कफ ये 3 दोष है, तो 7 दिन वैसे लग गए थे, फिर 3 दिन दोष का पाक कर दिया, वात पित्त कफ, ठीक है। तो वैसे करके 10 दिन हो गए, पहले धातु पाक हुआ, अब दोष पाक हो गया, तो ये 10 दिन हो गए। 12 दिन कैसे हो सकते हैं, अगर वो मल का भी पाक कर देगा, अगर उनने मल का भी वो कर दिया, तो मल में क्या आते हैं, मल 3 होते हैं। मल 3 कौन कौन से होते हैं, मल मूत्र और स्वेद, लेकिन यहाँ पर स्वेद का तो अवरोध हुआ है, तो स्वेद को अपन काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है, मल में पुरुष और मूत्र, तो ये 2 ही हो गए यहाँ पर। तो टोटल वो कितने दिन तक आ सकता है, 7, 10 या फिर 12 दिन तक की ये संतत ज्वर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आगे बताऊँगा मैं आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, सततक ज्वर। सततक ज्वर जो है इसका जो अधिष्ठान है, दोष का जो अधिष्ठान है वो है आमाशय, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सततक ज्वर में जो है, जो दोष का अधिष्ठान है वो आमाशय है, तो ये आमाशय में इसके दोष का अधिष्ठान है सततक ज्वर का, ठीक है। इसमें धातु कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, देखो चरक में, सुश्रुत में और वाग्भट में इसके रक्त धातु मानी है, रक्त धातु मानी है, ठीक
ठीक है। सततक ज्वर में रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और आमाशय से इसके दोष का अधिष्ठान है यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे आ रहा है? सततक ज्वर जो है वो दिन रात में 2 बार आ रहा है। तो ऐसे याद कर सकते, आमाशय में अपन भोजन करते हैं, भोजन अपन एक दिन में 2 बार करते हैं, तो ऐसा ही है रात दिन में 2 बार, मतलब कि एक दिन में 2 बार आ रहा है। ये एक दिन में कितने बार आ रहा है? 2 बार। सततक ज्वर जो है वो एक दिन में 2 बार आ रहा है। आमाशय में अपन लंच और डिनर करते हैं, एक बार लंच करेंगे एक बार डिनर करेंगे, तो 2 ऐसे काउंट कर लेना है। तो आमाशय से उत्पन्न हो रहा है, आमाशय में दोष का अधिष्ठान है इसके, धातु का पाक हो रहा है, मतलब कि धातु में रक्त धातु है, वाग्भट सुश्रुत इन तीनों आचार्य रक्त धातु मानी है, और ये रात में 2 बार आ रहा है, दिन रात में 2 बार आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आता है वो अन्य धुष्क आता है, अन्य धुष्क ज्वर। अन्य धुष्क ज्वर जो है वो उरह प्रदेश में हो रहा है। देखो धीरे धीरे करके ऊपर जाते जाएंगे, सबसे पहले आमाशय में आए, फिर उरह प्रदेश में आए, ठीक है। सबसे पहले तो सर्व शरीर में आ गए थे, उसके बाद आमाशय में, अब उरह प्रदेश में आ रहे। अन्य धुष्क में उरह प्रदेश से में दोष का अधिष्ठान है। और यहाँ पर देखो मैंने बताया था आपको, चरक ने जो है वो मांस को खा लिया है, चरक ने मांस को खा लिया है, तो यहाँ पे मांस धातु नहीं आएगी, यहाँ पर डायरेक्ट मेद आ गया है। तो चरक ने मांस को खा लिया है, तो मांस धातु यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मेद धातु, अन्य दुष्क में मेद धातु है, ठीक है दोस्तों। अन्य दुष्क में कौन सी धातु है? मेद धातु। हालांकि जो सुश्रुत है और वाग्भट है वो ऐसे सेम सीक्वेंस में मान रहे हैं, तो यहाँ पर मांस आ रहा है, सुश्रुत जी में मांस आ रहा है और वाग्भट जी में भी मांस नाड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है? अन्य जो ज्वर है वो दूसरे दिन आएगा। कितने दिन आएगा? दूसरे दिन, मतलब कि एक दिन छोड़ के आएगा, ये एक दिन छोड़ के आएगा, मतलब कि आज ज्वर आया है तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अन्य दुष्ट जो ज्वर है उसको आज नहीं आएगा, मतलब कि कल नहीं आएगा, परसों आएगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ओस्तरी कल आना, तो ये दूसरे दिन आ रहा है। अन्य दुष्ट जो ज्वर है उसमें उरह प्रदेश में जो दोष है वो, उसका जो दोष का अधिष्ठान है वो उरह प्रदेश में हो रहा है। इसमें मेद धातु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, चरक के हिसाब से मांस धातु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सुश्रुत और वाग्भट के हिसाब से, और ये दूसरे दिन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चतुर्थक ज्वर क्या है? चतुर्थक ज्वर देखो और ऊपर चले गए, उर प्रदेश से और ऊपर चले गए, अब आ गए अपन कंठ प्रदेश में। यहाँ पर कंठ प्रदेश में दोषों का अधिष्ठान हो रहा है अस्थि। देखो चरक में अस्थि धातु है और यहाँ पर जो है ये मेद धातु जो सुश्रुत और वाग्भट है, यहाँ पर मेद धातु आ रही है, और ये तीसरे दिन, मतलब कि तीसरे दिन आएगा ये। इसको एकांतकी ज्वर भी कहते हैं, एक अंतर ज्वर भी कहते हैं। चतुर्थीय जो ज्वर है इसको एकांतकी ज्वर भी कहते हैं, एक अंतर ज्वर भी कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है? चतुर्थक जो ज्वर है, चतुर्थक ज्वर जो है इसका दोष अधिष्ठान क्या है? इसका दोष अधिष्ठान है सिर। देखो कंठ से ऊपर चले गए, अपन सिर पे चले गए। चतुर्थक ज्वर का जो दोष अधिष्ठान है वो है सिर। इसमें जो चरक जी के हिसाब से जो धातु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो हो रहा है मज्जा धातु। चरक एक ऊपर चल रहे थे क्योंकि इनने मांस को खा लिया था, तो यहाँ पर मज्जा धातु आ गई है, ठीक है दोस्तों। और सुश्रुत जी और वाग्भट जी है, सुश्रुत यहाँ पर देखो, सुश्रुत जी ने अस्थि के साथ साथ मज्जा को भी मान लिया है, सुश्रुत जी ने अस्थि के साथ साथ मज्जा को भी मान लिया है। हालांकि जो वाग्भट जी, इनने मेद, अस्थि और मज्जा, मतलब कि मेद को भी इन्वॉल्वमेंट कर लिया इनने, ऊपर वाली जो धातु है उसका भी इन्वॉल्वमेंट कर लिया, मेद, अस्थि और मज्जा का इनने इन्वॉल्वमेंट बताया है धातु का, ठीक है दोस्तों। और ये चौथे दिन आएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद हो गया, सतत ज्वर, सततक, अन्य धुष्क, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, अपन को इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ना है, मतलब कि संतत जो ज्वर है इसमें क्या क्या होगा, सततक ज्वर में क्या क्या होगा, ये सब अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है संतत ज्वर।
संतत ज्वर में क्या लिखा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, निष्प्रत्यनिक ज्वर, कई दिन तक चलता है। और ये क्या है, अविसर्गी ज्वर है। निष्प्रत्यनिक ज्वर इसको क्यों बोला, संतत ज्वर को निष्प्रत्यनिक ज्वर इसीलिए बोला क्योंकि ये बहुत दिन तक के चलता है। जैसे कि मान लो 7 तो धातुएं इन्वॉल्वमेंट हो गई, सबसे पहले 7 धातुओं का पाक हो गया, 7 धातुओं के बाद अगर वो फिर भी ठीक नहीं हुआ तो वो उसने 3 दोषों को इन्वॉल्वमेंट कर लिया, तो वो कितने हो गए, 10 हो गए, 10 दिन तक के चला। फिर उसने मल को भी इन्वॉल्वमेंट कर लिया तो 12 दिन तक के चला। तो ऐसे करके ये चलते रहता है। तो संतत ज्वर में 12 आश्रय है धातु, ठीक है। 12 आश्रय कैसे हो गए, 7 धातु से हो गए, दोष से 3 मैंने बता दिया, वात पित्त कफ, और मूत्र और पुरुष 2 हो गए, ठीक है। मारकता मतलब ये कब मारक हो जाएगा, अगर ये 7, 10 और 12 दिन में अगर इनमें ये शांत नहीं हुआ, इन अवधि में धातु शुद्धि न होकर मार डालता है। अगर इतने दिन में अगर ये ठीक नहीं हुआ, 7 अगर जब ये दोषों का पाक हो रहा है, धातु का पाक हो रहा है, मल का पाक हो रहा है, अगर इतने दिन में अगर ये इनकी अगर अपन ने शुद्धि नहीं की तो ये मारक हो जाता है, मतलब कि जो रोगी है इसको, रोगी को मार देगा, ठीक है। अनुवर्तन मतलब कि पुनः हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, ये 12 जैसे कि 12वें में शुद्धि नहीं हुई, मतलब कि 12वां जो दिन था उसको शुद्धि नहीं हुई, तो 12वें दिन को छोड़ के वो 13वें दिन फिर से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इनने बताया था कि निष्प्रत्यनिक ज्वर है। अगर ये निष्प्रत्यनिक ज्वर है मतलब कि ये बहुत दिन तक के चलता है, तो अगर 12वें दिन तक शुद्धि न होने पर 12वें दिन को छोड़कर पुनः 13वें दिन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 12वें दिन तक अगर अपनी शुद्धि नहीं की तो 12वें दिन को छोड़कर पुनः 13वें दिन आ जाएगा और फिर से वैसे ही सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कश्यप और खन्नाद ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है। कश्यप और खन्नाद ने क्यों नहीं किया, अपन इसको ऐसे लॉजिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सुकुमार होते हैं, बहुत मृदु होते हैं, और सोचो अगर उनमें इतने दिन तक के अगर ज्वर आ गया तो उनकी तो वैसे ही डेथ हो जाएगी। तो उनने ऐसा देखा ही नहीं कि बच्चों में इतना ज्वर आया हो, तो उनने इसको माना ही नहीं। संतत ज्वर जो है वो बच्चों में नहीं होता है। कश्यप और खन्नाद ने ये नहीं माना है, कश्यप और खन्नाद ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन। वर्तमान कालीन नाम मतलब इसको पहले किन नामों से जाना जाता था, तो इसको क्या क्या कहते थे, आंतरिक ज्वर, मधुरक ज्वर, मोती झरा, मियादी बुखार और टाइफाइड। आंतरिक ज्वर, टाइफाइड जिसको बोलते हैं अपन आंतरिक ज्वर, अपन को ये पता है आंतरिक ज्वर को अपन टाइफाइड बोलते हैं। मधुरक ज्वर, ये नई टर्मिनोलॉजी आई है। और संतत ज्वर को अपन क्या बोलेंगे, मधुरक ज्वर, ठीक है। मोती झरा और मियादी बुखार, मोती झरा, मियादी बुखार, मधुरक ज्वर, देखो MM से सब है। मोती झरा, मियादी बुखार, मधुरक ज्वर, टाइफाइड और आंतरिक ज्वर तो हमें याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, इसके पर्याय में आंतरिक ज्वर के क्या क्या पर्याय है, जो अलग अलग आचार्य हैं उन्हें आंतरिक ज्वर को अलग अलग पर्याय, मतलब कि आंतरिक ज्वर किसने माना है, इसके पर्याय में गणनाथ सेन ने सिद्ध निदान में इसकी वो की है, ठीक है। तो आंतरिक ज्वर गणनाथ सेन ने बताया है सिद्ध निदान में। ऐसे कि या इसको याद करने की ट्रिक मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको, जैसे कि आंत्र जो है, आंत्र इंटेस्टाइन को बोलते हैं आंत्र की गणना। आंत्र कितनी होती है, आंत्र 2 ही होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। आंत्र की गणना अपन को ऐसे याद रख सकते, आंत्र की गणना कितनी है, 2, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और योग रत्नाकर ने मंथक ज्वर इसको कहा है। योग रत्नाकर ने क्या कहा है, मंथक। तो अपन ने एक मंथ कल्पना पढ़ी थी, सेकेंड ईयर में मंथ कल्पना पढ़ी थी, तो मैंने इसमें क का योग कर दिया, मंथ में क का योग कर दिया, तो मंथक ज्वर हो गया वो। तो मंथ में
क का योग कर दिया। तो आपको याद रखना है मंथक ज्वर जो है वो योग रत्नाकर ने बताया है। इसके बाद चलते हैं सततक ज्वर में। सततक ज्वर में क्या है, जब कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित, देखो यहाँ पर सततक ज्वर जो है, यहाँ पर रक्त दोष का आपने इन्वॉल्वमेंट बताया था। सततक ज्वर जो आमाशय से उत्पन्न हुआ था और रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट बताया था। और कितने दिन तक के, दिन रात में 2 बार, मतलब कि एक दिन में 2 बार आ रहा था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। जब कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित होते हैं तो प्रायः विरोधिक दोष समय पर विरुद्ध या क्षय, मतलब वृद्ध या क्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। तो जैसे ही वो जो दोष है वो रक्त धातु में आश्रित हो गए, तो जो विरोधी दोष थे उसके वो समय पर बढ़ेंगे या फिर कम हो गए। जैसे कि कोई दोष ने अपन को रक्त को कुपित कर दिया, तो उसके जो विरोधी दोष थे तो वो तो बढ़ ही जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पर जो उसके अपोजिट दोष था उसकी कमी हुई, तो और जो दूसरा दोष था वो बढ़ जाएगा वहाँ पे। सतत ज्वर दिन में 2 बार उत्पन्न होता है। तो मैंने यही बताया था आपको कि अपन को उसको कैसे याद करना है। आमाशय में अपन लंच और डिनर करते हैं 2 बार, तो एक दिन में 2 बार उत्पन्न होता है सततक ज्वर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी संप्राप्ति में कैसे याद रखने उनको, रक्त धातु में वो आश्रित होता है और विरोधी जो दोष है वो बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, तो वो सततक ज्वर को उत्पन्न कर देंगे। सततक ज्वर की गति द्विकालीन होती है। द्विकालीन मतलब 2 टाइम्स अ डे, 2 बार एक दिन में। ठीक है दोस्तों, 2 बार एक दिन में। उदाहरण में पित्त प्रदान, उदाहरण क्या है इसका, पित्त प्रदान या ज्वर दिन में मध्याह्न और रात्रि में मध्याह्न में बढ़ता है। मतलब कि पित्त का काल क्या है, पित्त का काल होता है, पित्त कब बढ़ता है, दिन में मध्याह्न और रात्रि के मध्याह्न में बढ़ता है। तो ये जो है ज्वर दिन में अगर कोई किसी को पित्त प्रधान ज्वर अगर सततक ज्वर हुआ है तो ये 2 ही टाइम बढ़ेगा। कब कब बढ़ेगा, ये दिन के मध्याह्न में बढ़ेगा और रात्रि के मध्याह्न, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो दिन के मध्याह्न में बढ़ेगा और रात्रि के मध्याह्न में बढ़ेगा। तो ये है सततक ज्वर, बाकी टाइम वो शांत रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है जो इसकी जो संप्राप्ति है वो यही बताती है कि रक्त धातु में जब वो आश्रित हो गया, जब उसके दोष रक्त धातु में बढ़ गए, अगर वो पित्त प्रधान था तो इसके मध्याह्न में बढ़ेंगे, दिन के मध्याह्न में बढ़ेंगे दोष। ठीक है, तो जब ये दोष बढ़ गए तो ज्वर आ गया, दिन में मध्याह्न और रात्रि के मध्याह्न में, तो 2 बार आ गया वो। ठीक है, इसके बाद क्या है, अन्य दुष्ट ज्वर क्या है। अन्य दुष्ट में काल प्रकृति दुष्ट इनमें से कोई एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनिक दोष मेदो वह शिरा को रोककर दिन रात में एक बार अन्य दुष्ट ज्वर को उत्पन्न करता है। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी एक चीज़ जो है वो बलवान हो जाएगी, या तो काल बलवान हो जाएगा, प्रकृति बलवान हो जाएगी, या फिर दूष्य बलवान हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक बलवान होकर मेदोवाही शिरा, यहाँ पर यह ध्यान रखना है, अन्य दुष्ट ज्वर जो है यहाँ पर मेदोवाही शिरा को का अवरोध हो रहा है। यहाँ पर मेदोवाही शिरा का अवरोध बताया है। तो देखो यहाँ पर लिखा है, जो आखिरी जो श्लोक की लाइन है, अन्य दुष्क ज्वरम दोषो रुद्धवा मेदोवाहा शिरा, अन्य दुष्क ज्वरः दोषो रुद्धवा मेदोवाहा शिरा, मतलब कि मेदोवाह शिरा का अवरोध हो रहा है। क्यों अवरोध हो रहा है, क्योंकि काल प्रकृति दूष्य इनमें से कोई एक चीज़ बलवान होकर दोषों का प्रकोप कर दे रही है मेदोवाह शिरा में, जिसके कारण ज्वर की उत्पत्ति हो रही है। मेद और मांस दोनों दूषित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मेद और मांस दोनों दूषित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेदोवाह शिरा है कि तो मेदोवाह मतलब कि मेदोवाह स्त्रोत से दूषित होंगे। यहाँ पर दोनों की दुष्टि हो रही है, मेद और मांस दोनों की दुष्टि हो रही है। ठीक है, और ये कितने दिन में आएगा, दूसरे दिन आएगा, मतलब कि एक दिन छोड़ के आएगा। अन्य दुष्ट से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अन्य दिन आएगा, मतलब कि एक दिन छोड़ के आएगा। तृतीयक ज्वर के भेद 3 है। तृतीयक ज्वर में क्या क्या भेद है,
तृतीयक ज्वर जो है ये कौन से दिन आ रहा था? तीसरे दिन आ रहा था। तो बस आपको अन्य दोष का याद रखना है। अन्य दोष ज्वर जो है वो दूसरे दिन आ रहा था, बाकी इसकी जो तृतीयक है तो तीसरे दिन आएगा, चतुर्थक है तो चौथे दिन आएगा, ऐसे याद रख लेना है। बस जो अन्य दोष है वो दूसरे दिन आ रहा था। ठीक है, तो चतुर्थक ज्वर में जो है इसके भेद है 3। भेद 3 कौन कौन से है? शिरोग्राही, पृष्ठग्राही, त्रिग्राही, ये 3 भेद है। शिरोग्राही, पृष्ठग्राही और त्रिग्राही। शिरोग्राही वात पित्तज है, पृष्ठग्राही वात कफज है और त्रिग्राही कफ पित्तज है। तो देखो अपन ऐसे इसको याद कर सकते। शिरोग्राही है मतलब कि इसमें वात और पित्त है। जो वात है वो हल्की होती है, हल्की होने से वो सिर में चली जाएगी। वात हल्की होती है इसलिए यहाँ पे वात पित्त का इन्वॉल्वमेंट है और हल्की होने के कारण वात ऊपर चली जाएगी। तो वात पित्त यहाँ पर है। पृष्ठग्राही, पृष्ठ मतलब नीचे वाला हिस्सा है अपना, तो नीचे वाले हिस्से में भारी चीज़ें रहेगी तो यहाँ पर कफ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वात कफ नीचे वाले हिस्से में। तो आपको पित्त से कफ से आपको पृष्ठग्राही याद कर लेना है। और त्रिग्राही में क्या है? कफ और पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। त्रिक संधि अपनी नीचे ही होती है, त्रिग्राही वहाँ पर भी कफ का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको एसपी त्रिक से याद कर लेना है। एसपी मतलब सिरग्राही, पी मतलब पृष्ठग्राही और त्रिक त्रिग्राही। ठीक है, तृतीयक ज्वर को अपन ने एकांतर ज्वर भी कहा था, मैंने आपको पहले ही बताया। इसको एकांतर ज्वर भी कहते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक अंतर ज्वर। जो रामायण अपन ने देखी थी उसमें राम, सीता और लक्ष्मण तीनों एक साथ गए थे, तो अपन को इससे तृतीयक ज्वर याद करना है। लेकिन सीता का वहाँ पे हरण हो गया था, तो हंतर से अपन को हरण याद कर लेना है। हंतर हरण, हंतर हरण, हंतर हरण। सीता जी का वहाँ पर हरण हो गया था, तो 3 लोग साथ साथ गए थे, राम, सीता और लक्ष्मण। राम, सीता और लक्ष्मण साथ साथ गए थे वनवास, लेकिन वहाँ पर सीता जी का हरण हो गया था, तो हंतर से अपन को सीता हरण को याद कर लेना है। तो तृतीयक ज्वर में एक हंतर, तृतीयक ज्वर को एक अंतर ज्वर भी कहते हैं। तृतीयक ज्वर को एक अंतर ज्वर भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपन चतुर्थक ज्वर में। चतुर्थक ज्वर के भी 2 भेद है। चतुर्थक ज्वर के भी 2 भेद है। एक भेद पूर्व में सिर में पीड़ा, सिर में अगर पीड़ा हो रही है तो वातज है, मैंने आपको पहले ही बताया। और पूर्व में जंघा में अगर पीड़ा हो रही है तो वो कफज है। पूर्व में जंघा में अगर पीड़ा हो रही है तो वो कफज है। ये 3 मिसप्रिंट हो गया है। जो पूर्व में अगर सिर में पीड़ा हो रही है तो वो वातज है। चतुर्थक ज्वर के भेद 2 ही है। पूर्व में अगर सिर में पीड़ा हो रही है तो वातज है, और जंघा जो कि नीचे वाला प्रदेश है, अगर वहाँ पर पीड़ा हो रही है तो वो कफज है। चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज कहा है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। चतुर्थक ज्वर को भेल ने क्या किया है? पित्तज ज्वर माना है, पित्तज माना है भेल ने। और चतुर्थक सुश्रुत ने रोग संकर की संज्ञा दी है। रोग संकर किसको माना है? सुश्रुत जी ने माना है चतुर्थक ज्वर को रोग संकर। इसके बाद है चतुर्थक विपर्याय। चतुर्थक विपर्याय क्या है? यहाँ पे जो 5 एक्चुअली 5 तो यहीं पे हो गए थे, लेकिन जो छठवां जो चीज़ है यहाँ पे चतुर्थक विपर्याय जो चरक जी ने माना है, यहाँ पर जो बताया है इनने, चतुर्थक विपर्याय त्रिदोषजन्य ज्वर है। मतलब कि यहाँ पर तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसका आश्रय अस्थि मज्जा दोनों है। देखो यहाँ पर जो है चतुर्थक विपर्याय में यहाँ पर अस्थि और मज्जा दोनों को मान लिया है इनने। देखो चरक में लास्ट एंड कहाँ पर हो रहा था? लास्ट एंड यहाँ पर हो रहा था। ये देखो चरक में जो लास्ट एंड हो रहा था ये मज्जा पर हो रहा था चतुर्थक में। लेकिन चतुर्थक विपर्याय में चरक जी ने यहाँ पर अस्थि और मज्जा दोनों बता दिया, अस्थि और मज्जा दोनों बता दिया, जो कि सुश्रुत जी ने कहाँ पे चतुर्थक में मारा था। लेकिन यहाँ पर जो है चरक जी चतुर्थक विपर्याय में अस्थि और मज्जा दोनों बता दे रहे हैं। चतुर्थक विपर्याय में अस्थि और मज्जा धातु दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 5 विषम ज्वर में
सन्निपातज होते हैं। पांचों जो विषम ज्वर जो होते हैं वो सन्निपातज होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, ज्वर की उत्पत्ति। ज्वर की उत्पत्ति तो अपन ने पहले ही पढ़ ली है। ज्वर की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? रसव स्रोतस और स्वेदव स्रोतस दोनों के अवरुद्ध होने से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि रस व स्रोतस का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और स्वेद व स्रोतस दोनों की अवरुद्धि के कारण ज्वर की उत्पत्ति हो रही है। रस व और स्वेद व स्रोतस दोनों की अवरुद्धि के कारण ज्वर की उत्पत्ति हो रही है। इसके बाद क्या है, शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम ज्वर की उत्पत्ति हुई है। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। ज्वर को रोगराट कहते हैं, सर्वप्रथम उत्पत्ति ज्वर की हुई है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम ज्वर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इसके बाद क्या है, अंतर्वर्गी ज्वर, अंतर्वेगी ज्वर। अंतर्वेगी ज्वर क्या है? दो टाइप के ज्वर फिर से आ जाएंगे यहाँ पे, अंतर्वेगी और बहिर्वेगी। अंतर्वेगी में आपको ये जो पहली वाला जो टर्म है वो याद रख लेना है, अंतर्दाह। इसमें क्या होगा? अंतर्दाह होगा। अंतर्वेगी है तो ये थोड़ा कष्ट साध्य होता है, जबकि जो बाहरवेगी है, बहिर्वेगी जो ज्वर होता है, यहाँ पर लिखा है मैंने, बहिर्वेगी जो ज्वर है वो सुख साध्य होता है। अंतर्वेगी जो ज्वर होता है वो कष्ट साध्य होता है और बहिर्वेगी जो ज्वर है वो सुख साध्य होता है। अंतर्वेगी ज्वर के लक्षण में अपन देखते हैं क्या है, अंतर्दाहो, अधिक तृष्णा, प्रलाप, श्वास श्वसन भ्रम। क्या होगा इसमें? तृष्णा होगा, प्रलाप होगा, श्वास होगा, भ्रम होगा, संधि अस्थि में शूल होगा, स्वेद का अवरोध होगा। ये सब इसमें सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें बस एक टर्म याद रखनी है आपको, अंतर्दाह से ये स्टार्ट हुआ है। अंतर्दाह, इसमें तृष्णा है, प्रलाप है, श्वास, भ्रम, संधि में शूल, स्वेद का अवरोध, ये सब कुछ इसमें पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बहिर्वेगी में क्या है? संताप, संताप होगा। ठीक है। तृष्णा, मार्दवता, ये। और जो बहिर्वेगी जो ज्वर है वो सुख साध्य होता है। बहिर्वेगी जो ज्वर है वो सुख साध्य होता है। इसके बाद क्या है, मानस ज्वर का लक्षण, वैचित्यम अरति ग्लानि। मानस ज्वर जो है इसका लक्षण क्या बताया है? वैचित्यम अरति ग्लानि, मतलब कि चित्त का ना लगना। मतलब कि जब ज्वर आता है तो अपनी मन की कंडीशन क्या होती है, मतलब कि मान लो अपन को बुखार आया हुआ है तो अपना ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी से बात करने में मन लगेगा, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। तो मानस ज्वर का जो लक्षण है सबसे पहले बताया है वो वैचित्य, मतलब कि चित्त का न लगना। वैचित्यम अरति, ग्लानि, मन का संताप, ग्लानि, कुछ करने की इच्छा ना होना, अरति, अपवित्रता फील करना, है ना। अरति मतलब रोगी, रोग जैसा फील करना। इंद्रियों में विकृति, इंद्रियों में विकृति, ये सब मानस ज्वर के लक्षण हैं। इसके बाद जो चरक चिकित्सा में जो 38वां श्लोक है वो आया है, मतलब कि एक लाइन है छोटी सी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अपन बाद में भी देखने वाले हैं। ये क्या है? योगवाह परम वायु। योगवाह परम वायु मतलब क्या है? इसमें अग्नि और ज्वर को वात पित्त से रिलेट किया है और सौम्य ज्वर को अपन ने वात और कफ से रिलेट किया है। तो आग्नेय ज्वर है तो उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा और सौम्य ज्वर है तो इसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके संदर्भ में आया योगवाह परम वायु, योगवाह परम वायु। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है? प्राकृत ज्वर। प्राकृत ज्वर का मतलब क्या होता है? जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उस ऋतु में उसी दोष से होने वाले ज्वर प्राकृत ज्वर है। मतलब कि मान लो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो रहा है और जो रोगी है उसको पित्त ज्वर ही हुआ है, शरद ऋतु में ही पित्त ज्वर हुआ है, तो वो सुख साध्य होगा। हालांकि जब बसंत ऋतु है और
कफज ज्वर हुआ है उसको, रोगी को बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और उसको कफज ज्वर ही हुआ है तो वो सुख साध्य होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जो वातज ज्वर होता है वो कष्ट साध्य होता है। होना तो यहाँ पे सुख साध्य चाहिए था, लेकिन वर्षा ऋतु में वातज ज्वर कष्ट साध्य होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि पहले की जो, ये बहुत पहले लिखी गई है, सही था। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो जब बारिश वगैरह आ रही है तो यार वो कहाँ दिखाने जाएंगे पेशेंट, बाहर रो मतलब डॉक्टर को। तो जो वर्षा ऋतु है यहाँ पर जो वातज ज्वर होता है वो कष्ट साध्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो शरद ऋतु में पित्तज ज्वर सुख साध्य, बसंत ऋतु में कफज ज्वर सुख साध्य, वर्षा ऋतु में यहाँ पर वात का प्रकोप होता है लेकिन यहाँ पर कष्ट साध्य हो जाता है। बाकी जो ऋतु है मतलब कि जैसे बसंत ऋतु में पित्तज ज्वर हो गया वो कष्ट साध्य हो जाएगा, शरद ऋतु में कफज ज्वर कष्ट साध्य हो जाएगा, वर्षा ऋतु में कफ या फिर पित्तज ज्वर कष्ट साध्य होगा। बस जो शरद ऋतु और बसंत ऋतु, शरद ऋतु में जब पित्तज ज्वर होगा जबकि पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में तो सुख साध्य होगा, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है तो वो सुख साध्य होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। मतलब कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप हुआ है और वही टाइप का ज्वर हुआ है, मतलब कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो रहा है और पित्त ज्वर ही हो रहा है तो वो सुख साध्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट सारणी जो कि है धातुगत ज्वर के लक्षण। वो सारणी के बाद ये सारणी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी अपन को बहुत अच्छे से याद करना है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। सबसे पहला जो है वो है रसगत। मतलब कि जब ज्वर रसगत हो जाता है, मतलब कि रस में जब ज्वर रहता है तब उसके क्या लक्षण रहते हैं और उसकी अपन चिकित्सा कैसे करेंगे। तो रस को अपन कफ से रिलेट कर सकते हैं। तो जो कफ वृद्धि के जो लक्षण आएंगे वो अपन को यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो वो क्या क्या है, सबसे पहले इसमें आएगी गौरवता। गौरवता मतलब भारीपन, सदन, छर्दी, अरुचि, बहिर्स्ताप और अंगमर्द। अंगमर्द और जृंभा, यहाँ पर थोड़े से वात के भी लक्षण आ गए, अंगमर्द हो गया और जंभा हो गई। ठीक है, तो मेनली जो है वो कफ के लक्षण आए यहाँ पर, गौरवता, सदन, छर्दी, अरुचि, बहिर्स्ताप, अंगमर्द और जृंभा। तो इसकी अपन चिकित्सा कैसे करेंगे। तो कफ मैंने आपको रिलेट करके बताया, रस को मैंने आपको कफ से बताया था। तो कफ की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है वमन। कफ में अपन क्या कराएंगे, वमन। तो रसगत में अपन वमन कराएंगे और वो रसगत है तो रस वाले जो विकार होते हैं उनकी सबसे अच्छी चिकित्सा होती है लंघन। तो लंघन में अपन उनको उपवास करवाएंगे। तो इसकी चिकित्सा में है वमन और उपवास। ठीक है दोस्तों, वमन और उपवास अपन इस रोगी को कराएंगे। इसके बाद है रक्तगत। जब जो ज्वर है वो रक्तगत अगर हो गया तो अपन उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। इसमें सरक्त स्टीवन। सरक्त स्टीवन मतलब जब उसका जो थूकेगा या फिर जब उसके मुंह से जो लार वगैरह निकलेगी, जो उसका कफ वगैरह निकलेगा उसके साथ खून निकलेगा। सरक्त स्टीवन, सरक्त स्टीवन। इसको क्या बोले कि जब वो बलगम वगैरह निकालेगा तब उसमें क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा। इसको बोलते हैं हेमिटेक्सिस। ठीक है, मॉडर्न में इसको हेमिटेक्सिस बोलते हैं। इसके बाद क्या इसमें लक्षण आएंगे, दाह राग, दाह राग, भ्रम भी रक्तगत में आएगा, भ्रम, मद, प्रलाप, भ्रम, रक्त, प्रलाप और पीड़िका। तो देखो ये पित्त के बढ़ने के लक्षण आ रहे हैं। यहाँ पे दाह हो रहा है, दाह किसका वो लक्षण है, दाह पित्त का लक्षण है। दाह, राग, भ्रम भी पित्त के कारण होता है, मद, प्रलाप, पीड़िका है ना। तो ये पित्त के इंक्रीज होने के कारण आ रहा है सरक्त स्टीवन है ना। तो इसमें अपन को चिकित्सा क्या देनी है, चिकित्सा में
प्रसेक, प्रदेह और संशमन। देखो यहाँ पर विरेचन अपन को नहीं कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब अपन ने रक्त, आगे अपन रक्त अर्श भी पढ़ेंगे, तो रक्त अर्श में भी अपन विरेचन नहीं देते हैं, यहाँ पर वहाँ पर भी अपन संशमन कराते हैं। तो ऐसी ही चिकित्सा वहाँ पर देते हैं। रक्त आर्श में भी अपन को संशमन कराना है, यहाँ पर भी रक्तगत जब ज्वर हो रहा है यहाँ पर संशमन कराना है, परिषेक देना है, प्रदेह देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विरेचन नहीं कराना है, अपन को संशमन देना है, प्रसेक देना है, प्रदमन देना है। इसके बाद मांसगत, जब ज्वर मांसगत हो जाता है तब क्या सिम्टम्स आते हैं? अंतर्दाह, तृण, मुँह, दौर्गंध्य, गात्र, विक्षेप। मतलब कि क्या क्या आएगा इसमें सिम्टम्स? अंतर्दाह होगा, मतलब कि अंदर से दाह होगा, जलन होगी। तृण, मोह, मोहित हो जाएगा वो इंसान। और दौर्गंध, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है दौर्गंध, मतलब कि दूसरे को उसके शरीर से गंदी स्मेल आएगी, दौर्गंध। ठीक है। और गात्र में विक्षेप होगा, गात्र में विक्षेपता होगी। इसकी चिकित्सा में क्या है? मांसगत की चिकित्सा में अपन को विरेचन और उपवास करवाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मांस और मेदगत में आपको विरेचन और लंघन करवाना है। इसके बाद मेदगत में आ जाते हैं। मेदगत में स्वेद, तीव्र पिपासा, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, प्रलाप आ जाएगा, प्रलाप होगा। और स्वगंध स्या सहत्व, मतलब कि अपने जो गंध है, मतलब कि अपने जो शरीर की जो गंध है, स्मेल है, उसी को वो खुद ही सहन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेदोगंध में जो खुद की जो स्मेल है शरीर की, वो खुद ही सहन नहीं कर पा रहा है वो। तो इसमें क्या लिखा है? स्वगंध स्या सहत्व, मतलब कि खुद की बॉडी की स्मेल ही खुद सहन नहीं कर पाएगा, ये मेदगत में है। हालांकि जो मांसगत में है वो क्या है? दौर्गंध्यम। ठीक है, तो मेदगत में आपको याद रखना है, हालांकि चिकित्सा दोनों की सेम ही है। मांस और मेदगत में विरेचन के साथ साथ उपवास, विरेचन के साथ साथ लंघन देना है। ठीक है। इसके बाद क्या है? अस्थिगत। अस्थिगत में क्या है? विरेको वमनम चाभ्ये प्रकुंजनम, इसमें कुंजन करता है, जो पेशेंट है वो कुंजन करता है। अस्थिगत में क्या है? कुंजन मतलब क्या हो जाएगा? एक्चुअली जो पेशेंट है वो आवाज़ निकालेगा, मतलब कि ऐसे याद रख सकते हैं अपन, अस्थिया जो है वो ठोस चीज़ है, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ एक आपको। अस्थि को अपन जब बजाएंगे तो उसकी आवाज़ आएगी, तो प्रकुंजन इसके लक्षण में है। विरेको वमन, मतलब कि उसको वमन भी होगा, विरेचन भी होगा और प्रकुंजन करेगा। और ये कष्ट साध्य होता है, देख लो यहाँ पर बहुत कष्ट साध्य होता है ये। मज्जागत जो है, मज्जागत में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हिक्का, श्वास, कास, तम दर्शन मज्जागत में होगा। मज्जा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपके अंतिम वेला पर होने वाला रोग है। जो हिक्का और श्वास है ये मृत्यु या फिर अंतिम वेला पर होने वाले रोग है। तो ये मज्जागत जो है, मज्जा एक आखिरी स्टेज पे ही आ गया, मान लो कृष्ण साध्य है, तो ये यहाँ पर हिक्का, श्वास, कास और तम दर्शन यहाँ पर होगा, ये कृष्ण साध्य है। शुक्रगत होने पर क्या है? शुक्रगत होने पर क्या है? शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाश्यत। तो आपको बस ये श्लोक याद रखना है इसका, शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाश्य। तो ये और ये असाध्य होता है। शुक्रगत मतलब कि एकदम एंड पे चला गया, शुक्र में चला गया ज्वर, तो यहाँ पर जो होगा ये असाध्य होगा। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। अंतर्दाह किस किस में पढ़ा अपन ने? अंतर्दाह जो है, अगर आप आगे पढ़ेंगे गंभीर ज्वर में पढ़ेंगे। मांसगत ज्वर में था अंतर्दाह, देखो मांसगत ज्वर जो है यहाँ पर अंतर्दाह था, मांसगत ज्वर में पढ़ लिया। मज्जागत ज्वर में भी अंतर्दाह है।
मज्जागत ज्वर में यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन अंतर्दाह इसमें भी होता है। मास, मज्जा, अंतर्वेगी ज्वर। अंतर्वेगी ज्वर अपन ने पढ़ा था। अंतर्वेगी ज्वर का है, ये रहा अंतर्वेगी ज्वर। ये देखो अंतर्दाह मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, अंतर्दाह अंतर्वेगी ज्वर में भी है। तो कहाँ का है? गंभीर ज्वर, मासगत ज्वर, मज्जागत ज्वर, अंतर्वेगी ज्वर, यहाँ पर जो है ये अंतर्दाह मिलता है अपन को। ठीक है दोस्तों, गंभीर ज्वर, मासगत ज्वर, मज्जागत ज्वर और अंतर्वेगी ज्वर में अंतर्दाह मिलता है। इसके बाद इसकी साध्यता असाध्यता देख लेते हैं। तो रस, रक्त, मांस, मेद में जब ज्वर रहेगा तब वो साध्य रहेगा, तभी अपन को इसकी चिकित्सा कर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, रस, रक्त, मांस, मेद में साध्य रहेगा। अस्थि और मज्जागत होने पे कृष्ट साध्य होगा। देखो यहाँ पर भी देखा था अपन ने, अस्थि और मज्जागत होने पे कृष्ट साध्य हो गया था। ये अस्थि और मज्जागत होने पे कृष्ट साध्य हो गया था। और शुक्रगत जो जड़ था वो असाध्य था। शुक्रगत जो जड़ था वो असाध्य था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे का और कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसके नोट्स है वो अपलोड कर लेंगे हम इस पे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप बाद में देख लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।